हेलो दोस्तों। और क्या हाल है? चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को 1, 2, 3 कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। एक बार में वो नहीं पता चलती, 2 बार में, 3 बार में। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर बताता है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएंगे तो आपका जो है आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाता है, ताकि आपको ये पता चल जाता है ना कि उसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। 2 चीज़ें तो आपको कंफर्म हो जाती है। अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये भी पता हो जाता है कि इसे करना कैसे है, ठीक है? जब ये 3 चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए तो पेन हमको सिर्फ उसके लिए उठाना पड़ता है, आधा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आधा कैलकुलेशन तो माइंड में हो चुका है। और आधा कैलकुलेशन हम पेन उठाते हैं कि ताकि हम वो चीज़ लिखते हैं ताकि हमें याद नहीं रहता। बाकी आपने कैलकुलेशन तो माइंड में कर ही लिया है कि ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है? तो चलिए, आप पढ़िए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है? कह रहा है कि एक दुकानदार को एक उत्पाद पर 10% की लगातार छूट के बजाय 25% की छूट देने पर 9 रुपए का लाभ नहीं हो पाया, तो उत्पादन का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट न दे करके एक सिंगल डिस्काउंट देता है 25% की, तो उसे 9 रुपए का घाटा हो जाता है। मतलब नाप नहीं हो पाता, मतलब उसे घाटा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट दे रहा है तो हमें क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो मिलेगी दोनों से, ठीक? तो हम देखते हैं कि पहले वो कितने में बेच रहा है, बाद में कितने में बेच रहा है, और दोनों का अंतर ही क्या होगा? वही तो हमारा घाटा होगा। पहले ज़्यादा में बेच रहा होगा, बाद वाले में कम में बेच रहा होगा, तो वही तो हमारा घाटा हुआ, ठीक? तो वो किसके बराबर हम दिखाएंगे? 9 के बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी, हमको करना कैसे है, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है एक दुकानदार को एक उत्पादन पर 10% की 2 लगातार छूट के बजाय 25% की छूट देने पर 9 रुपए का लाभ नहीं हो पाया, मतलब 9 रुपए का घाटा हो रहा है। तो चलिए 10% वाला छूट दे देते हैं। तो क्या होगा, 10% की 2 लगातार छूट दे रहा है, तो छूट किस पे दी जाती है? जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, और छूट देने के बाद जो आता है वो सेलिंग प्राइस हमारा होता है। तो यहाँ पे रेशियो किसका आएगा? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। क्योंकि आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या मांगते हो भाई? मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट मांगते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट मांग रहे हो। जो वहाँ पे प्राइस टैग लगा होता है, MRP, उसी पे तो छूट मांगते हो, 10-15%, 20%, जो भी आप मांगते हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है 10% की 2 लगातार छूट, ठीक? तो 10% मतलब क्या? 10% का मान कितना होता है? आपको जाहिर सी बात पता है कितना होता है, 1/10 होता है। तो अगर हमारी मार्क प्राइस 10 है तो 10% की छूट मतलब 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 9। तो यहाँ से मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 10 और 9 की। तो ये फर्स्ट था, लेकिन कह रहा है 2 लगातार छूट। सेकंड छूट क्या होगी फिर 10 से 9 होगी। कितनी होगी? 10 से 9। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 धाम 100, 9 9 81, ठीक? अब आगे कह रहा है कि छूट के बजाय 25% की छूट, सिंगल छूट दी जाती है। तो ये हमारा SP1 था, पहले जो हम छूट दे के बेच रहे थे,
सेलिंग प्राइस। अब बाद में कह रहा है कि 25% की छूट दी जाती है, तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? अगर मार्क प्राइस हमारा 100 है तो उसका 25% छूट दे रहा है, मतलब बेच कितने में रहा होगा? 75 पे। हमने 100 इसलिए लिया है क्योंकि मार्क प्राइस जो है हमारा वो सेम है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है ना, बस डिस्काउंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया? 25 का, तो बेच कितने पे रहा है? 75 पे। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस कौन सी थी? दूसरी। भाई 10% की छूट, लगातार छूट दे रहा था, वो सेलिंग प्राइस 1 हुई। लेकिन वो कह रहा है कि सिंगल छूट दे रहा है 25% की, तो ये सेलिंग प्राइस हमारी 2 हुई ना। तो मार्क प्राइस हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए भाई, एक ही वस्तु की बात हो रही है, डिस्काउंट अलग अलग दे रहा है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अगर मार्क प्राइस हमारा सेम है तो आप देख लीजिए कि यहाँ से अगर हम इसे मर्ज करना चाहें तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मार्क प्राइस दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या हुए? मर्ज हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे कितना है? 100। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? 81। यहाँ पे कितनी है? 75। ठीक। तो आप बताइए कि पहले वो 81 रुपये में बेच रहा था, अब वो 75 रुपये में बेच रहा है। मान लीजिए रेशियो में भले है कि आप चलिए एक्स मान लीजिए कि वो पहले उसकी एमआरपी 100 एक्स थी, पहले वो 81 एक्स में बेच रहा था, अब उसे कितने में? 75 में एक्स में बेच रहा है। भाई तीनों में हमें एक्स इसलिए किया है ताकि रेशियो इनका बराबर रहे। मैंने कहा है ना कि अगर एक में वो जो क्रिया करेंगे वो सब में करना पड़ेगा, तो हमने अगर इसे 100 एक्स माना है तो इसे 81 एक्स, इसे 75 एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो कह रहा था कि 81 एक्स में बेच रहा था जब 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन 25% सिंगल डिस्काउंट देने पर वो कितने का बेच रहा है? 75 एक्स का। तो घाटा कितने का हो रहा है? भाई पहले देखा जाए तो 81 रुपये में बेच रहा था, बाद में 75 में, मतलब कहने का अर्थ 6 एक्स का उसको घाटा हो रहा है। 6 रुपए का उसे घाटा हो रहा है। अगर वो 81 में बेचता तो 6 रुपये से फायदा होता कि नहीं होता? तो 6 एक्स बराबर कितना? वो बोल रहा है कि नहीं, 6 एक्स का नहीं, 9 रुपये का घाटा हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 6 एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना? 1.5 रुपये। कितना? एक्स का मान कितना आ गया? 1.5 रुपये। तो कह रहा है कि उत्पादन का अंकित मूल्य अगर एक्स का मान हमें मिल गया तो मार्क प्राइस हम नहीं बता सकते हैं, तो 100 गुणित कितना? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हमारा था? 150। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, मैंने फुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपने से करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप अपने से करोगे नहीं तब तक आप गलती करोगे नहीं, और जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप गलती करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ हमको अगली बार नहीं करना है और हमने इसमें किया क्या है। आप देखने से तो समझ जाओगे कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। जब आप अपने से करते हो तो माइंड ज़्यादा खुलता है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपने से प्रयास जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 144 लीटर क्षमता वाला एक कंटेनर शुद्ध दूध से भरा है। ठीक, इस कंटेनर से 24 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए तो कंटेनर में पानी की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको बाय बेसिक बताता हूँ, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पे दिया क्या है? मिल्क दिया है। मिल्क कितना है? 144 लीटर है, शुद्ध मिल्क है। कह रहा है कि 24 लीटर निकाल लिया जाता है, तो 24 लीटर मिल्क निकाल लिया गया। तो हमने 24 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो बचा कितना यहाँ पे? 120 लीटर। कितना बच गया मिल्क? 120 लीटर बच गया। कह रहा है कि अब उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, मतलब सेम अमाउंट में पानी डाल दिया जाता है। तो अब 24 लीटर क्या हो रहा है? वाटर
ऐड कर दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब मिल्क एंड वाटर हो जाएगा भाई, मिल्क को m, वाटर को w मान लिया। तो अब क्या है, 120 लीटर मिल्क हो गया और 24 लीटर क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया। कितना हो गया, वाटर हो गया। तो यहाँ पे अगर इनके बीच का रेशियो देखा जाए तो कितना होगा, 24 पंचे 120, मतलब यहाँ 5 और 1 का रेशियो आ रहा है। ठीक, कह रहा है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मतलब कहने का अर्थ 24 लीटर, फिर क्या हुआ, अब मिक्सचर निकलेगा। अभी तक तो शुद्ध मिल्क था तो मिल्क निकला, अब 24 लीटर क्या निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा भाई। क्या निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा। तो अब क्या है, 5 और 1 के रेशियो में, मिल्क 5 है और वाटर कितना है, 1 है। तो भाई जितना ज़्यादा दूध होगा तो उतना ज़्यादा निकलेगा, जितना कम पानी है उतना कम पानी निकलेगा। तो 5:1 के रेशियो में तो निकलेगा। तो अगर ये टोटल कितना है, 5:1 6, 5 मिल्क और 1 कितना है, वाटर, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 24। 24 निकल रहा है ना, तो 24। तो 1 यूनिट का मान कितना, 4। तो यहाँ से कितना, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 और 20 मिल्क निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा भाई, 4 निकलेगा। तो अब कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ पे अब कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 100। क्या बच गया, 100 मिल्क एंड कितना वाटर बच गया, 20 वाटर बच गया। अब कह रहा है कि अब पानी भी तो मिलाना है, तो क्या किया हमने, 24 लीटर फिर वाटर मिला दिया इसकी जगह। क्या मिला दिया, 24 लीटर वाटर मिला दिया। तो अब क्या हो गया, मिल्क तो भाई उतना ही रहेगा, 100 लीटर ही। वाटर कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क कितना हो गया, इतना लीटर, और वाटर कितना हो गया, इतना लीटर। तो हमसे पूछा क्या है, तो कंटेनर में पानी की मात्रा कितनी है। तो कंटेनर में पानी की मात्रा कितनी है, 44 लीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। ठीक, कितना है, ये ई वाला। समझ में आया। ठीक, तो चलिए मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा आ जाते हैं, इसमें कह रहा है 144 लीटर जो है क्षमता का वाला एक कंटेनर शुद्ध दूध से भरा है। कितना है, शुद्ध दूध से भरा है। ठीक है, तो अगर 144 लीटर है इनिशियल हमारा मिल्क, 144 लीटर हमारा इनिशियल मिल्क है, कह रहा है 24 लीटर निकाल लिया जाता है। तो कितना भाग निकाला जाता है, हम देख सकते हैं भाई। एक चीज देखिए कि 24 लीटर वो निकाल रहा है, ठीक, वापिस 24 लीटर मिला दे रहा है भाई। 144 था ना शुरू में, क्या किया इसने, 24 लीटर निकाला, मिल्क निकाला, कुछ भी निकाला, और फिर 24 लीटर मिला दिया तुरंत के तुरंत। तो हमारी जो आई अभी भी वो तो 144 लीटर ही आई। कितना आया, 144 लीटर तो आई दोबारा भी। इतना तो समझ में आ गया कि क्या आया, इतना आया कि नहीं आया, 144 लीटर फिर भी आया कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने निकाला है और उसकी जगह डाला है वो इनिशियल मिल्क का कितना है, उसका हम रेशियो देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, 1/6। ठीक, कितना, 1/6। तो कहने का ये था हमारा, ये इनिशियल है और ये हमने क्या किया है, निकाला है। क्या किया है, निकाला है। ठीक, क्या किया है, निकाला है। तो अब हम इनिशियल एंड फाइनल देख लेते हैं, रेशियो किसका, मिल्क का। क्योंकि हम मिल्क ही की बात कर रहे हैं, जो चीज़ हम, हमारा यहाँ पे क्या है, 144 लीटर शुद्ध जो था उसी में से तो निकाल रहे हैं और वही डाल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, मिल्क ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिल्क कितना पहले था, इनिशियल में 6। अब हमने 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 5। कितना बच गया, 6 था, 1 निकाला तो बचा कितना, 5 बचा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 5:1 का रेशियो आया था, टोटल 6 है। ठीक, पहले कंडीशन में हमने 24 निकाला, 24 डाला, तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 5 और 1 का। देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है कितना, 5 1 6, टोटल 6 है, 6 है कितना, 6, और निकाला कितना गया, 1। तो अब मिल्क कितना है, 5। तो शुरू में कितना था, 6 था, बाद में अब कितना है,
5 है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे भी। एक बार ये फर्स्ट बार में ये हो गया, कह रहा है एक यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो सेकेंड बार में क्या हो जाएगा, फिर 6 से फिर 5 हो जाएगा। भाई फाइनल मिक्सचर तो 144 से बना है ना हमारा, फिर क्या हो जाएगा 6 से 5, तो ये कितना हो गया 6 4 के 36 और रेशियो कितना 25। ठीक, तो हमारा इनिशियल मिल्क कितना 36 और फाइनल कितना 25। तो लेकिन यहाँ पे इनिशियल देखा जाए तो कितना है 144, तो 36 यूनिट का मान कितना 144 लीटर। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 36 दुना 72 मतलब 4, 144, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 4, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 गुणित 4 कितना हो जाएगा 100। कहने का अर्थ हमारा जो इनिशियल मिल्क था 144 और फाइनल में हमारा मिल्क कितना हो गया, फाइनल में मिल्क कितना हो गया, फाइनल में मिल्क कितना हो गया हमारा 100 लीटर। और टोटल है कितना, टोटल मिल्क एंड वाटर है कितना, मिल्क प्लस वाटर है कितना। भाई फाइनल में भी जो शुरू में था 144 वो लास्ट में भी 144 ही बना है, क्योंकि हमने पानी मिला दिया है, तो कितना है 144। तो अगर हम मिल्क निकाल दें इसमें से 144 में से 100 निकाल दें तो वाटर कितना बचेगा, वाटर कितना बच गया 44 लीटर बचा कि नहीं बचा। तो ये कहानी आपको इतनी लिखनी नहीं है, इतनी कहानी लिखनी है आपको पता चल गया मिल्क अगर 100 है तो टोटल 144 है, जिसमें से 44 क्या है वाटर है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एज का है, जो जो कहता जाए वो आप करते जाओ, आपका आंसर फटाफट आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्या राम, मोहन और श्याम की वर्तमान औसत आयु 38 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं राम की प्रेजेंट एज कितनी है R, मोहन की M और श्याम की कितनी है S है। तो कह रहा है इनका एवरेज, प्रेजेंट एज इसकी कितनी है, इसकी M है, इसकी S है, मैंने श्याम की तीनों की मान ली। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लोग हैं तो 3 से उनकी प्रेजेंट एज, टोटल एज में ये क्या हो गया हमारा टोटल एज हो गया ना, राम की प्रेजेंट एज, मोहन की प्रेजेंट एज और श्याम की प्रेजेंट एज को मैंने जोड़ दिया तो ये टोटल एज हो गई। अब नंबर ऑफ पर्सन से भाग दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, जो कि दिया कितना है 38। तो राम प्लस मोहन प्लस श्याम की टोटल एज कितनी आ जाएगी 114। भाई 3 का गुणा किया तो कितना, 3 त्रिक्का 9, 90, 8 त्रिक 24, 90 और 24 कितना 114। कह रहा है अब से 16 वर्ष बाद श्याम की आयु राम और मोहन की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो अब से 16 वर्ष बाद श्याम की आयु की बात कर रहा है, तो 16 वर्ष बाद प्रेजेंट एज यस है, तो 16 वर्ष बाद कितनी होगी यस प्लस 16। राम और मोहन की वर्तमान आयु कितनी है R प्लस M कर दिया हमने, ठीक, योग के बराबर है। तो यहाँ से कितना R प्लस M बराबर यस प्लस 16 मिल गया, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे रख दिया मैंने कितना यस प्लस 16 प्लस S बराबर कितना 114। तो 2s बराबर कितना, जाहिर सी बात है 98। भाई 16 इधर जाएगा घटेगा तो 98। तो s बराबर कितना 49, कितना 49 ईयर। हमसे पूछा क्या था श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी आ गई 49 ईयर। तो ये हमारा ए वाला। तो ये क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, इसे तो आप बिना पेन पेपर उठाते भी पेन पेपर तो एक आध लाइन लिखना पड़ता है, इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हुआ कैसे ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आज मैं इसके दोनों बताऊंगा, बेसिक्स भी और शॉर्ट भी।
मतलब मैं इस फार्मूला को निकाल के तब आपको बताऊंगा कि वो फार्मूला आया कहाँ से, बाद में आप उसमें डायरेक्टली रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वाला सवाल था नहीं। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा कि इसे निकालते कैसे हो तो आपने माइंड में ही कर लिया होगा, डायरेक्ट टिक करने की ज़रूरत थी इसमें। इतनी कहानियाँ देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि जो आप सिर्फ और सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर टिक करने में समझ लीजिए जितना टाइम लगेगा वो उतना ही टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो पहले बेसिक फार्मूला कहाँ से आएगा, बेसिक से ही तो आएगा। कह रहा है एक टैंक को भरने के लिए दो पाइप पी और क्यू एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को कितने टाइम में, टी समय में भरते हैं। तो पी प्लस क्यू को क्यू द्वारा टैंक को भरना मतलब क्या करना है, एक कार्य ही तो कर रहा है। एक कार्य कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में। पी द्वारा एक कार्य, या आप कह सकते हो कि भरना या एक कार्य एक ही तो भर रहा है, टैंक भरना मतलब एक कार्य मान लेते हैं। एक कार्य करने में लगने वाला समय कितना है, लगा समय, लगा समय कितना है, कह रहा है टी समय में भरते हैं टी। तो पी प्लस क्यू द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय टी है। टी कितना है, टी घंटा, टी मिनट, टी कुछ भी है, टी मिनट में चल रहा है, ठीक है। मिनट में चल रहा है, टी मिनट लगा, ठीक। तो एक मिनट में इसने कितना कार्य किया भाई। इफिशियंसी अगर हमें निकालनी है तो हम यही करते हैं ना कि एक घंटा एक दिन या एक सप्ताह एक ही दिन मिनट में किया गया कार्य, सॉरी, ठीक है। तो एक मिनट में कितना कार्य किया जाएगा पी प्लस क्यू द्वारा, कितना कार्य किया जाएगा भाई, 1/टी कार्य। कितना कार्य किया जाएगा टी। अगर पी प्लस क्यू पूरा कार्य टी टाइम में कर रहे हैं तो मतलब एक कार्य अगर टी टाइम में कर रहे हैं तो एक मिनट में कितना कार्य करेंगे भाई। जाहिर सी बात है ये इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक मिनट में पी प्लस क्यू द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कोई कि 50 रुपए में 10 फल हैं, 50 रुपए में 10 फल हैं, तो आप बता नहीं सकते हो कि एक फल की कीमत क्या है। वही कहानी है, क्योंकि आप 5 से भाग दे दिए, सॉरी 10 से भाग दे दिए, तो आप बता सकते हो ना 5 फल, 5 रुपए पर फल है। वही बात तो यहाँ भी हुई। तो एक मिनट में पी प्लस क्यू द्वारा कितना, 1/टी कार्य होगा। कह रहा है यदि पाइप पी अकेले टैंक को भरने में टी से 9 मिनट अधिक लेता है, पी द्वारा भरने में कितना टाइम लगेगा। पी द्वारा भरने में, एक ही टैंक को वो यहां भी भर रहा है मतलब एक कार्य कर रहा है। पी द्वारा एक कार्य करने में लगा समय कितना होगा। बात वही है, टैंक भरना मतलब एक कार्य, हमने माना है कि टैंक अगर भर रही है तो एक कार्य, ठीक। तो एक कार्य करने में लगा समय कितना होगा, कितना लग रहा है, t+9 मिनट। कितना लग रहा है, t+9 मिनट। तो एक मिनट में यहां निकाल लेते हैं। पी द्वारा, पी द्वारा एक मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। अगर वो एक कार्य t+9 टाइम में कर रहा है तो एक मिनट में कितना कार्य करेगा भाई, 1/t+9 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, इतना कार्य करेगा। इतना समझ में आया। अब क्यू की बारी आ जाती है, तो क्यू को भी तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्यू द्वारा एक मिनट में कितना कार्य किया जाएगा, एक मिनट में कितना कार्य किया जाएगा भाई।
पूरी टैंक को t+49 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? जाहिर सी बात है कि कितना होगा, 1/t+49 कार्य करेगा। तो एक बात बताइए, 1 मिनट में p+q द्वारा किया गया कार्य और यहाँ पे 1 मिनट में अलग अलग द्वारा किया गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर 1 मिनट में इन दोनों को साथ में कराएं और 1 मिनट में ये दोनों साथ में कर ही रहे हैं, तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 1t+9, ये भी 1 मिनट में कर रहा है p, और 1 मिनट में q द्वारा किया गया कार्य कितना है, 49। और यह यहाँ पे भी तो सेम टू सेम कर रहे हैं, p+q ही तो कर रहे हैं 1 मिनट में। यहाँ कितना है, t। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर किया तो कितना होगा, t+49, यहाँ कितना हो जाएगा, t+9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, t² + 58t प्लस, हम इसको क्या करते हैं कि 49 को गुणा जो है वो 9 में जो सॉल्व करते हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, सेम एज रखते हैं। यहाँ कितना है, 1/t, कितना है, 1/t। ठीक, तो चलिए मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ कुछ देर के लिए, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ गया, ये t49 + t9 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2t+49, ये कितना हो जाएगा, 58। ठीक, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ नीचे, t² + 58t + 49 × 9, इसको हम सेम एज रख रहे हैं क्योंकि अभी बताना है कि ये आया कहाँ से। ठीक, तो ये 1/t है। अब गुणा कर लिया इसका, तो इधर कितना हो जाएगा, 2t² + 58t हो जाएगा। भाई इसका गुणा t का इधर कर दिया, और t² + 58t + 49 × 9t का मान इधर गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, t² सेम एज रहेगा ये तो, प्लस, इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 58t समान है, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। अब आप मत सोचिएगा कि प्लस वाला कैसे कट रहा है, कट नहीं रहा है भाई, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, ये प्लस या माइनस 0 हो जाएगा। अब t² को इधर लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा, 2t² है तो एक t इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ बचेगा कितना, t², और इधर कितना बच गया, 49 × 9 ही तो बचा, यहाँ पे कितना बच गया, 49 × 9, तो t का मान कितना आ गया, अब अंडर रूट कर देंगे इसको, तो 49 × 9, तो t का मान कितना आ गया, 7 × 3 बराबर कितना आ गया, 21 मिनट आया। कितना आ गया, 21 मिनट, कितना आ गया, 21 मिनट। तो कौन सा सही है हमारा, सी वाला। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि ये जो हमारा आया है t बराबर ये वाला जो आया हमारा t बराबर 49 × 9 का अंडर रूट, ये आया कहाँ से। आप ये क्वेश्चन देखिए कि p को अकेले टैंक भरने में t से 9 मिनट अधिक, जो 9 मिनट अधिक लगा वो आया, और q को टैंक भरने में t से 49 मिनट अधिक जो लगा वो आया। कहने का अर्थ जो t से अधिक टाइम लग रहा है उन्हीं का क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके, मतलब गुणा करके अंडर रूट ले लिया, वही क्या है हमारा t का मान। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये आया कहाँ से। ठीक, ये आया कहाँ से, तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये t आया कहाँ से। तो अब मैं शॉर्ट मेथड में आता हूँ। शॉर्ट मेथड में क्या, अब यहाँ पे आप t बराबर कितना कर सकते थे भाई, p को अकेले कार्य करने में t से कितना अधिक टाइम लगा, 9 मिनट, और q को कितना लगा, 49 मिनट। यहाँ पे सीधा रख करके आप t का मान बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे, सॉरी ये हटा देते हैं। यहाँ पे कितना, 9 का किया तो 3, और 49 का किया तो 7, तो डायरेक्ट 21 मिनट। कितना, 21 मिनट। मैं सामने आ जाता हूं। तो आप बताइए कि आपको इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। अगर ये चीजें आपको पता होंगी
तो इसको आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा आप ये बताइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सीधा सीधा आप देख लीजिए, 9 एक्स्ट्रा है, 49 एक्स्ट्रा है, आपके माइंड में स्वयं आ जाएगा कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 49 का कितना होता है, 7। तो 7 तरीके 21, 21 हमारा कौन सा है, ये सी वाला। तो आपको टिक करने में जो टाइम लगेगा वही तो लगेगा। मैं गलत कह रहा था कुछ? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ने की कोशिश भी की होगी और सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। कह रहा है कि रवि के पास जो है 4205 रुपए, और वह अपनी दोनों बेटियों बेटियों रेखा और जया के बैंक खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि अगर 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से समान राशि प्राप्त हो। मतलब उस रेखा को 3 वर्ष बाद और जया को 5 वर्ष बाद जो है वो सेम अमाउंट मिले। अमाउंट सेम होना चाहिए, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे अमाउंट सेम की बात कर रहा है, तो रेखा के खाते में जमा राशि याद नहीं, हमें प्रिंसिपल बताना है कि रेखा को कितना जमा किया गया या फिर रेखा को कितना दिया गया, ठीक। तो एक बात बताइए कि यहाँ बात कर रहा है कि रेखा का अमाउंट 3 साल बाद और अमाउंट ऑफ किसका, जया का, 5 ईयर बाद, वो जो है समान होना चाहिए। तो इतना तो पता है। अगर अमाउंट समान होना चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला सीधा सीधा पता है कि P1 + R/100 इंटू टाइम, ये तो पता है। तो दोनों का बराबर है ना, तो रेखा का, तो रेखा को हम R दिखा दिए, बराबर है। तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे P जया कर देते हैं, R/100। यहाँ पे टाइम अलग अलग है भाई, N1 N2, ठीक है। तो अब रख देते हैं। तो यहाँ पे P रेखा का हमें अमाउंट पता नहीं, टोटल अमाउंट पता है कि दोनों को मिला के कितना 4205 है, लेकिन हमें रेखा का एक अलग से नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, PR ही रहने देते हैं उसको, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%, तो 5% इसको रहने देते हैं 100। टाइम कितना है रेखा का, 3 साल। और P जया, प्रिंसिपल ऑफ जया, 1 प्लस 5%, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है, 5 साल। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये समान है, कट सकता है, क्योंकि यहाँ 3 है और ब्रैकेट में समान है। तो यहाँ ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 2। भाई 3 खत्म हो गया, अगर इसको इस तरफ लाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो 5 में से 3 गया, 2 ही तो बचेगा। और इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो P रेखा और P/ जया बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 5/100 पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना 20, ये 20 एक एक 20 एक का 1, 20 एक का 20 और प्लस 1 21, 21/20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441/400। तो हमें PR एंड PJ का रेशियो मिल गया, कितना, अमाउंट का। ये PR PJ क्या अमाउंट ही तो है, 441 एंड कितना, 400। तो हम मान लेते हैं कि PR का जो है वो 441x मिला, और इसको कितना मिल गया, 400x, ठीक। इतना तो समझ में आया कितना रुपए मिला इनको। तो दोनों को कितना मिल गया भाई, दोनों को कितना मिला, इसको 441x, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 841x बराबर कितना, भाई दोनों का ऐड किया वही तो हमारा क्या है, ये पैसा तो है 4205 रुपए, दोनों का प्रिंसिपल ही तो है, क्या है 4205। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 5। अगर x का मान मिल गया हमें, तो रेखा के खाते में जमा राशि कितनी है, रेखा के प्रिंसिपल कितना है भाई, 441, कितना है 441। तो x है, तो x का मान 5 है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, 5 4 5 6 20,
4 पंचे 20 2 22, तो कितना मिल गया उसे? 2205 रुपये। तो कौन सा सही है ये? बी। क्या कौन सा सही है हमारा? बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है बस। तो ये इतनी कहानी भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो कहानी मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है आपको। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से 3 वर्ष और 5 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो पी और पी मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेखा एंड प्रिंसिपल ऑफ जया का मान सीधे सीधे पता चल जाता है कि क्या मिलेगा हमें। ठीक, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी इतना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है अली और हमीद दोनों हसन की तुलना में जो है दुगना कुशल है। कौन कौन है? 3 लोग हैं, अली, हमीद और कौन है? हसन। कह रहा है हसन की तुलना में दो गुना कुशल है। कौन? दोनों, ये दोनों जो है, अगर हसन 1 होगा तो ये दुगना कुशल है, मतलब ये 2, ये भी 2। क्या मिल गया हमें? इनकी इफिशियंसी। कुशल मतलब क्या? इफिशियंसी की बात हो रही है, इफिशियंसी के रेशियो हमें मिल गया। ठीक, कह रहा है यदि हमीद और हसन मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर आप चाहो तो इसको मान सकते हो कि ये कितना है 2x, उसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 2x, इसकी इफिशियंसी x। और नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको मानने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कि ये कट जाएगा। तो हमने मान लिया क्या? 2x 2x x। कह रहा है हमीद और हसन। हमीद कौन है? हमीद ये है, हसन ये है। तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है? 2x इसकी, 1x इसकी, 3x। हमीद हसन की टोटल इफिशियंसी कितनी है? 3x। कह रहा है किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको पता है ना, टोटल वर्क अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी एंड टाइम। क्या चाहिए? टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों मिलके करते हैं, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3x। और टाइम कितना लगाते हैं? 45 दिन। तो हमें टोटल वर्क मिल गया ना, कितना है हमारा? टोटल वर्क में मिल गया कि नहीं? टोटल वर्क हमारा कितना है? इतना है। तो कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी? तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भाई? 2x एंड x कितना हो जाएगा? 5x। और तीनों को लगने वाला टाइम कितना होगा? तीनों को लगने वाला टाइम कितना होगा? अब बता नहीं सकते, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता है। भाई अगर हमें टाइम चाहिए तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी से भाग दे देंगे, जिसकी चाहिए उसकी इफिशियंसी से हम भाग देंगे टोटल वर्क में। लेकिन हमें चाहिए तीनों का टोटल वर्क, टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल वर्क कितना है? 3x इंटू 45। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 5x। तो x x कैंसिल, 5 9 45, तो 9 में 3 का गुणा किया तो कितना? 27 डे। तीनों को कितना टाइम लगेगा? 27 डे लगेगा। कौन सा सही है हमारा? ये डी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था? नहीं भाई, बहुत हार्ड नहीं था। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस, बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 बार, अभी तक के 70 80 80 80 क्लास हो चुके हैं ना हमारे, तो उसमें मैंने 2 या 3 बार ये क्वेश्चन बताए। ऐसे क्वेश्चन मैंने 3 बार लगभग बताए हैं आपको। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में, तिबारा तो याद ही हो गया। लेकिन आज टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, जो हमारे साथ शुरू से पढ़ रहा है।
तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है दो मित्र हैं राहुल और राज, एक मैदान में एक साथ इस प्रकार चल रहे हैं कि राज राहुल के प्रत्येक 4 कदमों पर 5 कदम चलता है, लेकिन राज के 7 कदम राहुल के 4 कदमों के बराबर है। राहुल और राज की गति का अनुपात। तो एक बात बताइए कि आपको क्या पता है कि राहुल एक कदम में कितना चल रहा है, या फिर राज एक कदम में कितना चल रहा है। जैसे वहाँ पे हम इफिशियंसी की बात करते थे, अगर हमें टोटल वर्क चाहिए था तो हम क्या करते थे, इफिशियंसी एंड टाइम का गुणा करते थे। अगर किसी एक की इफिशियंसी, अगर कह रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, तो किसी एक की इफिशियंसी पता होनी चाहिए ना। तो एक की इफिशियंसी पता होती है तो हम क्या करते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं, वो चारों की इफिशियंसी हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो हमें क्या है कि हमें ये नहीं पता ना कि राज एक कदम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और राहुल एक कितना कदम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम मान लेते हैं। माना राज के एक कदम की लंबाई कितनी है, एक कदम में राज एक कदम में कितना चल रहा है, एक्स मीटर, जो भी कह लीजिए डिस्टेंस एक्स चल रहा है। और राहुल कितना चल रहा है, राहुल एक कदम में कितना चल रहा है, तो वाई चल रहा है, हमने मान लिया इतना। अब आगे आ जाते हैं। कह रहा है इस प्रकार वे साथ साथ इस प्रकार चल रहे हैं कि राज जो है राहुल के प्रत्येक 4 कदमों पर 5 कदम चलता है। राज जो है राहुल के 4 कदमों पे 5 कदम चलता है, ध्यान से पढ़िएगा। राज राहुल के 4 कदम पे राज जो है वो 5 कदम चलता है। मतलब कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि टाइम समान है, एक एक्यूरेट टाइम में वो जितना 4 कदम चलता है राहुल, राज कितना चलता है, 5 कदम। मतलब एक टाइम, निश्चित टाइम में। तो यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम देखा जाए तो टाइम ऑफ राज बराबर क्या, टाइम ऑफ राहुल बराबर है, राहुल बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब आपको एक चीज पता है कि v बराबर क्या होता है, डी बाई टी। ठीक, अगर t निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, d अपॉन v, यही करना पड़ेगा। ठीक, डिस्टेंस अब कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि राहुल के प्रत्येक 4 कदम। अब राहुल के अगर डिस्टेंस निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, 4 कदम तो चल रहा है डिस्टेंस। ठीक, राहुल 4 कदम तो चल रहा है और एक कदम की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, वाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 4y। और उसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो स्पीड से भाग देंगे तभी तो टाइम मिलेगा। तो हम मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है, v राहुल लिख देते हैं। इतना समझ में आया। इसी प्रकार राज का भी होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा डिस्टेंस उसका, 5x, क्योंकि एक कदम में x चल रहा है तो 5 कदम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 5x। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5x। उसकी स्पीड से भाग दिए तो टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना है, वी राज कर देते हैं। भाई नहीं पता तो मैं क्या कर दिया, वी राज कर दिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो वी राज बटा वी राहुल कर दिया मैंने। भाई इसका गुणा इधर कर दिया और इसका इधर ले आए, तो यहाँ पे कितना आएगा, राज बराबर कितना, 5x, और राहुल बराबर कितना आ गया, 4y। इतना आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना कि आया कहाँ से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में आगे। क्या है, लेकिन राज के 7 कदम राहुल के 4 कदम के बराबर है। यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है कि राहुल और राज के डिस्टेंस जो है वो बराबर है भाई। तो राहुल जितनी 4 कदम चलता है डिस्टेंस, उतना राज के 7 कदम की बराबर है। तो राहुल कितना 4 कदम चल रहा है, तो उसकी एक कदम की लंबाई कितनी है, y है। और राज 7 कदम चल रहा है तो एक कदम की लंबाई कितनी है, x है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लें। तो x बटा वाई, तो यहाँ कितना आएगा, 4/7 आएगा। कितना आएगा, 4/7 आएगा। इतना तो समझ में आ गया ना कि 4/7। हमसे पूछ रहा है क्या, राहुल और राज की गति। तो भाई गति का रेशियो ये है, एक्स वाई का मान भी आया है, तो हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक, तो अब अगर वी राज चाहिए हमें एंड वी राहुल का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे आया कितना है, 5/4। एक्स वाई का मान कितना है, 4/7।
तो 4 से 4 कैंसिल, आ गया कितना, वी राज एंड वी राहुल का रेशियो कितना आ गया, 5 और 7 का रेशियो आया, कितना आया, 5 और 7 का रेशियो आया। तो कौन सा हमारा सही है, तो हमसे पूछा क्या, राहुल एंड राज का, सॉरी, तो कितने का रेशियो आएगा, 7 एंड 5 का, ये इसका पूछा है, ठीक है। तो राहुल एंड राज का कितना होगा, 7 एंड 5, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर ये आया कहाँ से, मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया है कि ये आया कहाँ से, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप इसे 10 सेकंड में करिए, मैं फिर बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है, अशोक ने अपने परिवार के साथ बीकानेर से जयपुर कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गया और वापस बीकानेर से 50 किमी की गति से आया। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड मान लीजिए वो बीकानेर से जयपुर, बीकानेर से जयपुर की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स डिस्टेंस थी, और गया और आया, गया कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और आया कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड हमें चाहिए, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा हमारा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। इतना समझ में आया, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, एक्स दूरी गया और एक्स दूरी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2x। अब टाइम की बात आती है, तो अगर हमें टाइम चाहिए तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, एक्स, एक्स गया और कितने की स्पीड से, 30, तो ये हमें मिल गया जाने का टाइम, प्लस आने का टाइम कितना होगा, एक्स डिस्टेंस आया और कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो ये हमारी क्या अब एवरेज स्पीड मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी हमें। तो हमारी अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 2x, यहाँ पे x कॉमन कर लिया और इसका गुणा इधर कर दिया, तो 50 30 80, और नीचे कितना आ गया, 30 गुणित 50, ठीक। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x x कैंसिल, और ये ऊपर चला गया कौन सा, 30 और 50 ऊपर चला गया, नीचे कितना है, 80, कितना, 80, ठीक। तो अब क्या, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 चौका 8, और कितना, 2, ये 15, 15 पचे 75 बटा 2 बराबर कितना, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी है गई, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कोई कम मैच कर रहा है, मतलब आंसर हमारा नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा था जो प्रॉपर बेसिक था। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला भी याद रखना है, याद क्या रखना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही याद आ जाएगा। बहुत हार्ड तो है नहीं कि ऐसा कि नहीं याद होगा, सीधा सीधा सिंपल सी बात है, शॉर्ट में आप याद रखिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आया, जितनी डिस्टेंस गया उतनी डिस्टेंस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आया, 2। यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड 1 गुणित स्पीड 2, यहाँ पे नीचे क्या है, ये ऊपर हो गया तो स्पीड 1 गुणित स्पीड 2 आया, v1 इंटू v2, जितने से गया उतना जितने से आया गुणा कर देंगे। और यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, v1 प्लस v2, मतलब जितने से गया और आया को जोड़ देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और डिस्टेंस क्या, जितना गया उतना आया, मतलब 2 हो गया डिस्टेंस। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यही फॉर्मूला रख के। तो यहाँ भी तो ऐसे रख सकते थे, 30 50, यहाँ कितना, 30 50, तो ये कितना आता है, सॉरी 30 प्लस 50, ठीक। तो यहाँ पे भी तो अब वही आएगा, 30 50 बटा 80।
तो कितना आएगा, 37.5 ही तो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जब याद होगा तो ये फॉर्मूला भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये आप लिखोगे इतना, ये वाला। अगर आप लिखोगे तो डायरेक्ट ये लिखोगे 2 गुणित 30 गुणित 50 और डायरेक्ट माइंड में ही जोड़ लोगे कितना हुआ, बटा भाग दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आ गया होगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा और एक वृत्त के व्यास का अनुपात। वर्ग की भुजा क्या होती है, हमेशा हम मानते हैं क्या, ए, और वृत्त का व्यास कितना होता है, डी, जिसका अनुपात कितना दिया है, 8 और कितना, 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, भाई रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा ही तो होता है। तो यहाँ पे कितना है, 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 7। इतना दिया है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, कह रहा है वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिमाप वही क्या होती है, परिधि तो होती है, पेरीमीटर। वर्ग का परिमाप या परिधि वही होती है भाई, चाहे परिमाप का हो या परिधि का हो। ठीक, पेरीमीटर। और किसका कह रहा है, वृत्त का, परिधि। परिधि या परिमाप एक ही है, पेरीमीटर। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाता है, अगर वर्ग का परिमाप कह रहा है तो ए ए ए ए, तो ये कितना होगा भाई, चारों तरफ का हम क्या करते हैं, डिस्टेंस जोड़ लेते हैं लंबाई इनकी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4a। और परिधि क्या होती है, 2πr। तो अब 4a का मान कितना है हमारा, अगर हम इसको अलग अलग रेशियो में दिया है, अलग अलग ही मान लें, चाहे 8x 7x 7/2x मानोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मानोगे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या है, नहीं माना है, क्योंकि हमें पता है ना डायरेक्ट कट जाएगा, मैंने बता भी दिया आपको। तो a का मान कितना, 8, रेशियो कितना इधर 2, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11, यहाँ 2, तो ये कितना आ गया, 16/11। कितना आ गया, 16/11। तो कौन सा सही हमारा, ये ई वाला। तो क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, हार्ड नहीं था। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन अपना। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा भले लग रहा है, लेकिन है नहीं, मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है जैक और मैक 22,500 रुपए की कुल राशि से एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, और उनके निवेश की अवधि, मतलब इन्वेस्टमेंट टाइम दिया है कितना, 6-7 के अनुपात में है। यदि जैक और मैक के लाभ का अनुपात 3:4 है तो मैक का निवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइम का रेशियो दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया कि कितना किसने इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को मिला के 22,500 इन्वेस्ट हुआ है, तो हम बता सकते हैं ना कि अलग अलग इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने बार बार क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये चीज़ इतनी तुरंत माइंड में कैलकुलेट हो गई होगी कि हम इनका रेशियो निकाल के इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो कह रहा है जैक और मैक, जैक को हमने क्या मान लिया, जे मान लिया, और मैक को हमने क्या मान लिया, एम।
तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो आपको पता है कि क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो क्या होगा, प्रॉफिट में टाइम से अगर डिवाइड कर दिया तो हमें क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉफिट में टाइम से भाग देने पर या फिर प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट टू टाइम का गुणा करने पर एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता। मैंने बताया ना कि इस रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस रेशियो में हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले ऊपर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो जैक एंड मैक का कितना दिया है, यदि जैक और मैक के लाभ का अनुपात कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। और टाइम का रेशियो भी दे रखा है इसने कितना, 6:7 का। 6:7 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 2, 1/2 यहाँ आ रहा है। तो 2 का गुणा इधर कर दिया, 7 का गुणा इधर कर दिया, तो कितना आएगा, 7:8 आया। कितना आ गया, 7:8। तो मैं मान लेता हूं कि जैक को कितना मिला, 7x रुपए मिला, और इसको कितना, 8x मिला। टोटल रुपए इनको कितना हो मिल गया, 8 7 15x। लेकिन वो कह रहा है कि 22,500 है, 22,500। तो ये कितना आएगा, 15 15 ये 225, ये 1500 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 1500। कितना आ गया, 1500। तो हमसे पूछा क्या है, तो मैक का निवेश ज्ञात कीजिए। मैक कौन सा है, ये 8x मिला था उसको मैक को। तो x का मान इतना, तो 8x का कितना हो जाएगा, 1500 गुणा कर दिया। 15 अट्ठे 120, 120 और 2 जीरो, 120 और 2 जीरो और लगा दिया, तो कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस आप। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।